नमस्कार, रियल कनेक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अरुणेश चतुर्वेदी लेकर आया हूं आपकी बात कार्यक्रम, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपसे जुड़े उन मुद्दों की बात होती है जो आपको कहीं न कहीं सीधे प्रभावित करते हैं। परीक्षा एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने मात्र से ही एक हलचल, एक भय और एक तनाव का वातावरण हमारे आसपास, हमारे मन के आसपास, हमारे घर में बन जाता है। आज की बात के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे लाखों बच्चे 10th और 12th परीक्षा देने जा रहे हैं, वो किस प्रकार महसूस करते हैं, किस प्रकार का उनमें तनाव है, क्या ये पहले भी होता था। हमारे माँ बाप यानी उन बच्चों के पेरेंट्स, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या हम उनको सुझाव दे सकते हैं, इन सब मुद्दों पर आज की बात के कार्यक्रम में करेंगे। आइए मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आप हैं श्री ब्रजेश दीक्षित जी, ICSE बोर्ड का कई वर्षों से प्रबंधन देख रहे हैं। आप हैं श्री ज्ञानेश दुबे जी, आप प्रबंधन जनता इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य के रूप में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का प्रबंधन देख रहे हैं, और साथ में ही साइंस टीचर की हैसियत से आज हम आपसे जानेंगे कि विज्ञान विषयों के उत्तर लिखते समय, विज्ञान विषयों की परीक्षा देते समय हम उस भय से कैसे काबू पाएं। आप हैं रोहित मिश्रा जी, अंग्रेजी विषय आर्ट का एक मेन विषय जिससे आर्ट्स के बच्चे भय खाते हैं, कहीं न कहीं उन्हें एक बड़ा, जैसा विज्ञान के बच्चे गणित में भय महसूस करते हैं, ऐसे ही आर्ट्स के बच्चे अंग्रेजी में महसूस करते हैं। तो चर्चा की शुरुआत हम करेंगे ज्ञानेश जी से। जी, आप यूपी बोर्ड, जैसा कि मैंने भी पेपर दिया है यूपी बोर्ड में, तो एक परीक्षा से पहले एक वातावरण निर्मित हो जाता था। जिस वर्ष 10th में आते थे उसी वर्ष ही लगता था, सारे लोग टोकते थे कि अभी बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तब देखेंगे, बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तब देखेंगे। तो एक अनजाना भय भी रहता था। फिर उसके बाद सेंटर का निर्माण होता था कि वहाँ सेंटर गया है, उस विद्यालय में गया है, इतनी दूर गया है, वहाँ पर फिर वहाँ सेंटर का पता लगाना, और उसके बाद फिर वहाँ जाना, फिर रहने की व्यवस्था करना। और जब जिस दिन पेपर होता था उस दिन वहाँ सर्च टीम लगी होती थी, वो देखती थी, और फिर जब हम सीट तक जाते थे तो एक जैसे ही परीक्षा हॉल में घुसते थे तो कहीं न कहीं इतना भय बच्चों में बना रहता था कि वो अपना, कभी कभी ऐसा होता था जो आता है वो नहीं लिख पाते हैं। और इसी बीच में जैसे तैसे वो बच्चा नॉर्मल हुआ और उसने अपना लिखना शुरू किया कि एकदम से सर्च टीम आ गई, फ्लाइंग स्क्वाड आ गया, और कहीं पुलिस वाले आ गए। तो जिन बच्चों ने कभी सामना नहीं किया इन चीज़ों का, तो उनमें उनका प्रभाव उस पेपर पर पड़ता था। आपसे प्रश्न इतना है कि क्या अभी भी बोर्ड परीक्षाओं का प्रबंधन उसी प्रकार चल रहा है, या इन सब बातों को में कोई परिवर्तन हुआ है? जी अरुणेश जी, जैसा परीक्षाओं का भय बच्चे के ऊपर रहता है, तो वो तो जरूरी सी बात है कि जो बच्चे छोटे होते हैं और हाई स्कूल की परीक्षा देते हैं, इस बार बोर्ड परीक्षा 2023 ये 16 फरवरी से शुरू हो रही है। बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं बराबर। तो बच्चों में छोटे जो होते हैं बच्चे, उनकी उम्र 13-14 साल होती है, जो हाई स्कूल में परीक्षा देते हैं, तो उनको थोड़ा अंदर से डर तो रहता है कि पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, पता नहीं क्या हो, कैसे प्रश्न आए, कितना कठिन पेपर आ जाए, कितना हम कर पाएँ। तो इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी बहुत से प्रयास कर रही है बराबर। प्रधानमंत्री की आप देखते हैं कि हर बस परीक्षा पर परिचर्चा, ये परीक्षा से पूर्व कार्यक्रम होता है, जिसको कि हम लोग लाइव बच्चों को सुनाते हैं, दिखाते हैं, जिससे बहुत हद तक बच्चों का तनाव दूर हो जाता है परीक्षा संबंधी। और हम लोग भी जो है बच्चों को प्रेयर में, प्रार्थना स्थल पर बच्चों को जो है ये सब बातें बताते हैं कि भय नहीं, परीक्षा से डरना नहीं है, उसको जो है आप तैयारी करिए, मन लगा करके आप अध्ययन करिए, और जो भी आप तैयार करोगे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।
डरने की कोई बात उसमें ऐसी नहीं है कि आप नहीं देख नहीं, सकते। यहाँ पर सही है आपकी बात। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि क्या प्रबंधन से जुड़ा अभी भी वही तरीका चल रहा है या प्रबंधन में कोई परिवर्तन आया है बोर्ड परीक्षा में? वैसा तो नहीं है। पहले नकल बहुत हुआ करती थी, बहुत कई तरीके होते थे नकल के, तो वो तो अब धीरे धीरे सब खत्म हो गया क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उनकी मॉनिटरिंग करना मतलब जिले स्तर पर और जिले से लेकर के प्रदेश स्तर पर सब हो रही है बराबर। तो बच्चों को पहले से ही पता है कि हम नकल नहीं कर पाएंगे और नकल नहीं होगी, तो उस हिसाब से बच्चों का और प्रबंधन भी इस तरह का कोई बहुत भय नहीं करता है कि हर बार उनकी सर्च करें। गेट पर एक बार सर्च हो जाती है कि इसलिए कि बच्चे मोबाइल वगैरह लेके ना जाएं, क्योंकि आजकल एंड्रॉयड मोबाइल जो है ये सामग्री नकल की बहुत बड़ी सामग्री है, क्योंकि गूगल पर बच्चे जो है वो कर सकते हैं उसको। और वैसे तो हम लोग ये सब विशेष ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का कि बच्चे इस तरह की न करें, और नहीं लाते भी नहीं है, नहीं करते हैं बच्चे। अब वो नकल का माहौल खत्म हो गया, बच्चे नकल नहीं करते हैं, अच्छा, न प्रयास करते हैं लाने का, ना लाने का प्रयास। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बोर्ड परीक्षा में आपका कहने का मतलब है कि बच्चों को सहज वातावरण उपलब्ध रहता है और प्रारंभ से ही उन्हें ऐसा उनके दिमाग में डाल दिया जाता है कि नकल नहीं होनी है, आपको नकल नहीं करनी है, इसका प्रयास ना करें। और जैसा आपने बताया कि सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, बच्चों को भी जानकारी है, तो कुल मिला के वो पहले से तैयार होते हैं। यानी भय का जो वहाँ पर नवीन वातावरण जिस प्रकार पुराने समय में होता था, काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कम हुआ होगा। ठीक है, अब बात मैं दीक्षित जी से मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार जैसे यूपी बोर्ड का परीक्षा प्रबंधन, और चूंकि प्रारंभ में केवल यूपी बोर्ड ही होता था, बाकी बोर्डों का एक छोटे स्तर पर कस्बों में, गाँव में ना कोई जानता था और ना कोई इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो अब चूंकि आप आईसीएसई बोर्ड का एक लंबे समय से परीक्षाओं का प्रबंधन देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि क्या आईसीएसई बोर्ड के परीक्षा प्रबंधन में किस प्रकार की कोई नवीनता है, भिन्नता है, या किस प्रकार का होता है? देखिए अनुज जी, जहाँ तक परीक्षा की बात आपने की, सबसे पहले तो मैं प्रबंधन के थोड़े से, जैसा कहा कि कुछ अंतर जी, जो भी परीक्षा या जो भी शिक्षा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग केंद्र शासन के द्वारा जो निर्धारित मापदंड हैं, हम उसी के हिसाब से पहले तो चलते हैं। इसमें कहीं पर कोई भी नया रास्ता अपनाना हम लोगों के स्तर की बात नहीं कि वो जो मापदंड तैयार किया गया उसी का अनुपालन हमें करना है। अब बात इस चीज़ की आती है कि हमारा बोर्ड क्षेत्रों के आधार पर, चूँकि सीआईएसई बोर्ड जो है वो सीआईएसई बोर्ड नया बोर्ड नहीं है, वो काफ़ी पुराना अब हो गया है। जी, जी, अब काफ़ी पुराना हो गया, काफ़ी संख्या में इसके विद्यालय भी हैं, लेकिन जनपद में 1 या 2 मात्रा में ही देखे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो निश्चित ही सबसे पहली बात तो यह है कि हमें अपने शिक्षा कार्य से लेकर के परीक्षा के प्रबंधन तक की ये सारी चीज़ें कुछ अलग से दिखानी पड़ती हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है। उसका एक कारण है कि अगर हम कोई नई चीज़ दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, तो लोग हमारी तरफ आएंगे कैसे, हमसे जुड़ेंगे कैसे? जी। जब तक वो हमें जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम उन्हें अपने अच्छाइयों के बारे में उन्हें नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल, कहते जरूर रहें, एक प्रचार के माध्यम से हम करते रहें, लेकिन यथार्थ में हम तभी पहुंचा पाएंगे जब वो हमारे निकट आएंगे। अब जब निकट आते हैं तो निश्चित ही हमारी शिक्षा से जुड़ जाते हैं। शिक्षा के बारे में मूल बात हम आपको बताते हैं, जो भी एनसीईआरटी से जो इसके मानक हैं उसके अलग हट करके हमारे यहाँ कोई चीज़ नई नहीं होती है। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि जब ये परीक्षा की बात आती है तो परीक्षा और शिक्षा हम दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। जैसे परीक्षा का हमारे यहाँ प्रबंधन जो है वो मासिक रूप से स्टार्ट हो जाता है, मंथली। अच्छा। तो जब मंथली स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि हमने 1 महीने में जो पढ़ाया, बच्चे ने 1 महीने में जो पढ़ा, उसका सामूहिक आकलन उसने मंथ के अंत में कर लिया, महीने के अंत में कर दिया। जी। तो उसने ये देखा कि ये जितना हमने पढ़ा था इसको हमें एक बार ओवरऑल
असिस्ट करना है कि क्या हमने इसको कर लिया, पूरा कि नहीं कर लिया। यानी आपका कहने वो का पढ़ाई के तात्पर्य ये हाँ, वो रहेगा पढ़ाई कि में ही उसको जुड़ गया। मानसिक रूप से हम परीक्षा जैसा माहौल ही बच्चे को देते हैं, तो वो अंत में जब वो और वार्षिक परीक्षा देगा, और जिस समय वो वार्षिक परीक्षा तक पहुंचता है जी, तब तक वो उसे उसी बेस में कि हमारा सिलेबस इतना था, उस सिलेबस में परीक्षा के नाम से, एग्जाम के नाम से एक नया चैप्टर आगे जुड़ा हुआ है, और दैट चैप्टर भी हैव टू फॉलो। जी, उसके दिमाग में आ जाता है कि वो चैप्टर मुझे फॉलो करना ही है। तो एक पहला प्रयास तो हमारा ये होता है कि जो डर जैसी स्थिति है वो बच्चे के पास से निकल जाती है, यानी उत्तरदायी हो जाता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप पर ज़्यादा ध्यान देते थे। अच्छा, छोटे छोटे। दूसरी चीज़ ये है कि हम क्वेश्चन को देने के बाद, हमारे यहाँ जो क्वेश्चन हमसे मतलब हमारे यहाँ यानी बोर्ड में जो क्वेश्चन दिया जाता था वो समराइज्ड क्वेश्चन होता था। अच्छा, जो भी कंटेंट पढ़ाए गए उसमें से समराइज अलग अलग से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव बहुत कम संख्या में दिया जाता है। उस हिसाब से बच्चा भी उसको हंसी हंसी में, जैसे खेलते खेलते अचानक ऑब्जेक्ट में वो आराम से करने लगता है। तो ऐसी स्थिति हम लोगों के यहाँ कम पैदा होती है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी बोर्ड से पहले हम लोग प्री बोर्ड जरूर करते हैं। प्री बोर्ड हमारे करिकुलम में है। विदाउट प्री बोर्ड नो स्टूडेंट्स कैन अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो वेरी फर्स्ट हो जाएगा, वो उसके अंदर अभ्यास हो जाता है। बिल्कुल, और उसमें ये हम लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि बच्चे को दो चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। वेरी फर्स्ट कि जितना कुछ बच्चे ने, अब आपने जो पढ़ाया बच्चे ने किस हिसाब का पढ़ पाया, जैसा पढ़ा क्या वो उसने उस तरीके से आपको दिया। अगर नहीं दिया है तो वी हैव टू चांस, मेरे पास एक टाइम है, एक मौका है कि हम पहले बच्चों को समझाएं और उसके बाद में सेकंड प्री बोर्ड में उसको फिर उतारें। और जब सेकंड प्री बोर्ड में उतारते हैं तो जितना कुछ होता है वो ईच एंड एवरी मिस्टेक्स और प्रॉब्लम्स जो है वो उसकी रेक्टिफाई हो जाती है। और जिस समय वो बोर्ड में बैठता है जाकर के, उस समय वो इस इंतजार में रहता है कि मेरा क्वेश्चन पेपर कौन दिन है और उस दिन मैं अपने समय से जाऊं, उसे निपटाऊं। ये मैं इस चीज़ के लिए नहीं कह रहा हूं कि मतलब ये मेरे यहाँ एक विशेष अच्छाई के रूप में देखें, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि जो हमारे यहाँ के प्रयास ने और जो हमारे यहाँ का एक कैरिकुलम है उसके हिसाब से हम लोग उसको ले जाते हैं। हाँ, तो ऐसी स्थिति परीक्षा के माहौल में ही हर समय रखना, तो वो उसे एक वार्षिक परीक्षा के एक नए कार्यक्रम के रूप में नहीं लेगा, नहीं ले रहा उसे है। लगेगा कि नहीं ये अभी मासिक टेस्ट हुआ था और फिर हुआ और फिर प्री बोर्ड हुए, तो अब देना ही है, जो आता है वो अपना करना है ही। परीक्षा का फोबिया कि नहीं होगा बच्चे परीक्षा का? का हाँ, वो फोबिया बिल्कुल नहीं होता है। चलिए, ये वो परीक्षा जी। के फोबिया, परीक्षा के फोबिया पे बात करें, उससे याद आया जी कि जैसे जो मूलभूत अंतर मुझे समझ में आता है वो ये है कि आईसीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, इनमें संभवतः सेंटर्स बहुत दूर नहीं जाते, 10 किलोमीटर के रेंज में रहते 10 किलोमीटर नहीं, उसमें खैर अब अगर कहा जाए यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टेट बोर्ड की बात करता हूँ। वो दैट कैन बी एनी स्टेट बोर्ड, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, हर जगह का हो। वहाँ नंबर ऑफ स्कूल्स ज़्यादा मिल जाते हैं। हम लोगों के पास नंबर ऑफ स्कूल्स कम होते हैं। जैसे हम लोगों से ज़्यादा सीबीएसई बोर्ड में फिलहाल थोड़े से भी ज़्यादा है, तो वो इस बात के लिए होते हैं कि लगभग जनपद में अगर कोई है, या आजकल तो नवोदय विद्यालय हो गया है, वो सीबीएसई बोर्ड से होता है, तो उनका सेंटर वहाँ दे देते हैं। हम लोगों की यह समस्या ये आ जाती है कि जैसे आज डिस्ट्रिक्ट कन्नौज, उसमें 2 विद्यालय, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद, उसमें 2 विद्यालय, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, उसमें 1 विद्यालय, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट एटा, उसमें 1 विद्यालय। तो इस तरीके के विद्यालय जो हैं होते हैं। और हमारे मान्यता का जो कैरिकुलम होता है, मान्यता हमारे यहाँ उसी बेस पे देते हैं कि अगर आपके यहाँ कम से कम 120 बच्चों के बैठाने का हॉल अगर नहीं है तो मान्यता नहीं, तो हम आपको मान्यता नहीं देंगे। हाँ, व्यवस्था जो है वो जी। हमारे देते हैं। लेकिन दूसरी बात ये होती है कि परीक्षा हमारे यहाँ का व्यक्ति नहीं लेता है। अच्छा, हमारे यहाँ परीक्षा की जो व्यवस्था होती है वो ये हाँ, होती वो तो है वही कि हम बैठने की व्यवस्था, 2 चीज़ें हैं सर, बिल्कुल समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सुरक्षा। हमारा बोर्ड ये नहीं कहता है कि आवश्यकता पड़ने पर आप ले सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमें परीक्षा के लिए
सुरक्षा बाहर से मंगानी पड़े, जैसे पुलिस की है या अन्य किसी की तरफ से है, उसका जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, ये मेरा अपना निजी विचार है जो उसके शोधन में आया है, कि उनका विचार ये होता है कि जिन बच्चों को आप शुरू से लेके आखिर तक पढ़ाते हैं, जैसा कि अभी ज्ञानेश जी ने भी बताया कि देखो ऐसा है कि अब बच्चों के अंदर परीक्षा देने की अलग है और उसके बाद में अब नकल नाम की चीज़ होती ही नहीं है ना। उसी तरीके से हमारा बोर्ड इस बात को कहता है कि जिस बोर्ड के माध्यम से आप जो संचालन कर रहे हैं, उनके बच्चों को अगर आपने इतना सभ्य नहीं बना पाया कि परीक्षा के दौरान को उद्दंडता दे सकते हैं, तो न तो आप विद्यालय चलाने के काबिल हैं और न ही वहाँ परीक्षा सेंटर होना चाहिए। तो जो विद्यालय चलाने के काबिल ही नहीं है तो सेंटर होना क्यों चाहिए? सीधी सी बात जरूरत नहीं है। हाँ, तो इसलिए वो ये कहते हैं कि वो पॉइंट हमारी तरफ से नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि हमारी टीम आएगी, क्वेश्चन पेपर लेके आएगी, क्वेश्चन पेपर अपना देगी बच्चों को, आप बच्चों को बिल्कुल दीजिए और वही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं और वही सारी चीज़ें जो हैं, जितना भी मटेरियल होता है वो यूज्ड अनयूज्ड उसको सील्ड करने के बाद तब हमारे यहाँ से जाते हैं। ये हमारे ये एक किसी एक विद्यालय की नहीं, ये पूरे हाँ सभी की यही प्रक्रिया है। हाँ, कहीं तो कहीं अच्छा, इस बात से ये कारण होता है जी। कि अब हम बच्चों को दूर तो नहीं भेज सकते हैं, लेकिन दूर की टीम जो है आ सकती है। वो आ सकती और टीम बिल्कुल आगे बिल्कुल, बहुत बाहर ही की टीम आकर। महत्वपूर्ण बात जो कि प्रारंभ से इस चर्चा का मुख्य बिंदु लाना चाहता था। इसके बारे में कई बार बात की, सेंटर दूर गया, बच्चा अनजान जगह पर पहुंचता है, वहाँ परीक्षा देता है उस माहौल में, और पहले तो परीक्षाएं भी 1.5 महीने 2 महीने चलती थी। अब क्या यहाँ पर ये प्रश्न मैं रोहित जी से करूँगा कि क्या आप मानते हैं इस चीज़ को कि अगर बच्चे अपने ही विद्यालय में परीक्षा को दें तो ज़्यादा सहज रहेंगे, बजाय इसके कि वो कहीं दूर जा कर के उस नए विद्यालय में नए परिवेश में परीक्षा दें? क्या कहना है आपका? ऐसा है कि अभी भी जो वर्तमान व्यवस्था है इसमें लड़कियों का सेंटर नहीं जाता। अच्छा, तो लगभग जो बच्चे हैं अप्रॉक्स आधे बच्चे तो अपनी जगह दे ही रहे हैं। अच्छा, ये मतलब जो लड़कियां विद्यालय में हाँ। पढ़ रही हैं उनका उनका वहीं पर सेंटर एग्जाम होता बिल्कुल है। वहीं रहता है। हाँ, अच्छा, दूसरा ये है कि अगर कोई दूसरी जगह भी जा रहे हैं या वो अपने जगह दे रहे हैं, माहौल एक जैसे ही रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि जहाँ सेंटर जाता है वहाँ भी हमारे 1-2 लोग जाएंगे ड्यूटी करने के लिए, अच्छा, और हमारे यहाँ पे आधा स्टाफ बाहर से आएगा। ये बात तो ज़्यादा फर्क नहीं, माहौल लगभग जो अपने यहाँ दे रहे हैं या दूसरी जगह दे रहे हैं अप्रॉक्स लगभग एक जैसा आ जाता है। वो कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है कि हाँ, वो टीचर भी हाँ, बदल जाएंगे, टीचर बदल और- जाएंगे। हाँ, ये है। जी। तो रोहित जी ने ऐसा बताया कि लड़कियों का परीक्षा उसी विद्यालय में होती है, इसका मतलब है कि लगभग 50% बच्चे अपने उसी माहौल में देते हैं, और जो कि प्रथम बार बच्चे दे रहे होते हैं उनका थोड़ा सा ज़रूर रहता है कि उनको एक परीक्षा का फोबिया हो जाता है, उन्हें डर लगता है कि ये परीक्षा, बोर्ड परीक्षा में क्या ऐसा नया होगा। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँ, अपने समय में बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा, उस समय का जो भय था मन में, और आजकल के बच्चे, जैसे आपने बच्चों से बात की होगी, आते होंगे, जैसे क्लास में गए, स्कूल में गए और पेपर आने वाले हैं, तो आते जाते क्लास में बच्चों से बात की होगी। क्या आप ऐसा कहीं महसूस करते हैं कि पहले के बच्चों में और अभी के बच्चों में कोई अंतर है उस परीक्षा को लेकर फेस करने का, उस परीक्षा को समझने का, या जो वर्ष पहले भी रहता था कि जो पहली बार परीक्षा देते थे बहुत डरे रहते थे, आज भी वही है कि 10th की परीक्षा देने वाले बच्चों में वही है स्थिति, या कुछ अंतर आया है? काफ़ी अंतर है, काफ़ी अंतर है। जब जैसे? हम लोग परीक्षा देते थे जिस समय पे, आपको याद होगा एक समय जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब एक ही हथकड़ी में बच्चा और अध्यापक दोनों जेल जाते थे, नकल अध्यादेश। नकल अध्यादेश जिस समय था, उस समय अगर बात करें तो निश्चित रूप से उस समय और उसके बाद काफ़ी समय तक एक अनावश्यक प्रेशर रहता था। और आज जबकि
मार्किंग, स्पेशली परीक्षा के बाद जो मार्किंग रहती है, जी पैटर्न चेंज हो चुका। हमारे समय में जहाँ 50% नंबर आना बड़ी उपलब्धि होती थी, 60% पूरे विद्यालय में कोई 1-2 लोगों के आते थे, और आज जो पास होता है वो 70, 80, 90% नीचे पास ही नहीं होता। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से काफ़ी इजी तो हुआ है बच्चों के लिए, क्योंकि स्टेप मार्किंग जब से आई है, स्टेप मार्किंग में ये हुआ है कि अगर बच्चे ने पेपर देने का प्रयास किया है, लिखा है कोई नहीं और नहीं, सर- मैं ये जानना चाहूँगा केवल कि उस वय वर्ष के बच्चे जो 10th में पहली बार पेपर देते थे, जी और आपने भी दिया, मैंने भी दिया, तो उस भय को आज भी याद आता है कि कैसे, मतलब क्या क्या दौर था और कैसे दिया पेपर। आज वही जो 10th वाले बच्चे हैं, उनसे आपने बात की होगी, चर्चा की होगी, पेपर आने वाले, उनका क्या एटीट्यूड रहता है, ऐसा भय महसूस होता है अभी भी, या वो इसे सहजता से लेते हैं, या कुछ हमें लगता है महसूस अब करते भय नहीं कह सकते, नर्वसनेस तो होती होगी थोड़ी बहुत, हैं? हर वर्ष में। वो एक आध पेपर तक रहती होगी, उसके बाद नहीं होगी। अच्छा। बाकी भय नहीं कह सकते, क्योंकि मार्किंग बहुत इजी हो गई है, ये उनको ही पता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब प्रैक्टिकल जब से होने लगे, हर विषय में जो प्रैक्टिकल रहते हैं 30 नंबर का, इंटरनल रहते हैं वो नंबर, तो उससे काफ़ी अंतर आ जाता है। तो इस वजह से काफ़ी इजी हुआ है बच्चों के लिए, और अब वो भय वाली बात तो बहुत ना के बराबर ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने दीक्षित जी, जैसे आपके बोर्ड में चूंकि बच्चे ज़्यादा सहज रहते हैं कि मेरा वही विद्यालय है, वहीं पढ़ने आते हैं और वहीं पेपर देने आते हैं, तो क्या आपने कभी बच्चों की इस तरह की परीक्षा से पहले की काउंसलिंग सत्र चलाते हैं आप, या बच्चों का भय दूर करने का प्रयास करते हैं, या उन्हें बताते हैं किस प्रकार से आप इस परीक्षा को सामना करने के लिए किस प्रकार से बच्चों को तैयार रखते हैं? अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखिए, परीक्षा शब्द ही एक ऐसा जटिल काम है, यह जटिल चीज है, जिसके सामने आते आते एक बार हर कोई सतर्क हो जाता है। जैसे हम कोई सफर करते हैं, हम बच्चे नहीं हैं, हम वयस्क हैं, संभाल के जाना थोड़ा खतरा है। अंदर एक नई चीज पैदा हो जाती है, सतर्क होते हम आगे चलते हैं। तो उसी तरीके से जब परीक्षा का बोर्ड के नाम, यानी बोर्ड परीक्षा, जब बोर्ड शब्द जुड़ जाता है, तो गार्जियन से लेकर के, जैसे हम आपको बताएं, यहाँ विद्यालय के स्तर की बात नहीं है, यहाँ थोड़ा सा गार्जियन के स्तर की बात भी है, साथियों के स्तर की बात भी है। अच्छा, तुम घूमते घूम रहे हो, इतनी लापरवाही कर रहे हो, तुमको मालूम है कि बोर्ड परीक्षा है? यस, बिल्कुल, जैसा आपने तुमको मालूम है बताया, कि बोर्ड परीक्षा है। आपकी बात को कंटिन्यू रखते हुए मैं इसको बिल्कुल, ये बड़ा ही बहुत ही रोचक और संभवतः है आज के जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं बच्चे इस वीडियो को देखें, अपने साथियों के समकक्ष ले जाएं, और थोड़ी देर के बाद हम इसमें फिर से पुनः आकर के कोशिश करेंगे ये जानने की कि कैसे बच्चों का भय दूर करने के लिए क्या प्रयास किया जाता है, और साथ ही साथ और भी हम ये जानेंगे कि अभिभावकों की क्या इसमें जिम्मेदारी है, भूमिका है। धन्यवाद। मंदिर और बताएं। अरे होगा, अरे बिल्कुल होगा। हो गया, 25 से ओवर हो गया है? हाँ, एक बार फिर आपका स्वागत है इस बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण, हमारे आपके बच्चों के जीवन से जुड़े हुए इस प्रश्न से कि परीक्षा का भय और परीक्षा काल के दौरान हमारी क्या भूमिका है, हमारे टीचर्स की क्या भूमिका है, और हमें हमारे समाज को किस प्रकार से इस परीक्षा के भय से अगर लग रहा है कहीं, तो उसे हम किस प्रकार से इसका सामना कर सकते हैं। तो इससे पहले बात हमने की थी कि इस समय, परीक्षा के समय, अभिभावकों का क्या रोल होना चाहिए इसमें। मैं दीक्षित जी से जानना चाहूँगा कि इस परीक्षा काल के दौरान अभिभावकों की क्या भूमिका रहनी चाहिए। थैंक यू। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हर तरीके से बच्चों के सामने ये बात डाल देना, बोर्ड परीक्षा आ गई, अच्छा तुम घूम रहे हो, ये चीजें ना आकर के, बल्कि वो उस तरीके से आए जैसा कि हमारे विद्यालय स्तर से भी जी
सभी बोर्ड्स में है, ये हमारे यहाँ ही नहीं है। जी। परीक्षा के पहले हम लोग प्रिपरेशन लीव डाल देते हैं। प्रिपरेशन लीव का मतलब परीक्षा की तैयारी करना। अब वो तैयारी गार्जियंस जो हैं वो इस चीज को इस तरह से लेते हैं कि जो अब तक आपको 2 साल में पढ़ा, 9th में 10th में, जी जी, वो इस 10 दिन के अंदर पूरा का पूरा जो है दोबारा उसको 2 बार 3 बार आप पढ़ जाइए। पढ़ जाइए। वो एक प्रेशर पैदा कर दिया। उस समय प्रेशर प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी तुमने पढ़ा, अब तक पढ़ाई में कई एक समस्याएं आती हैं। विद्यालय का टीचर, सब्जेक्ट टीचर कहता है कि इसका कोर्स पूरा करके लाइए, ये फाइल तुम्हारी तैयार नहीं है, ये हुआ वो हुआ। लेकिन जब प्रिपरेशन लीव दे दी गई, घर पे बच्चा आ गया, तो कोई भी टीचर किसी भी कीमत पर बच्चे को ऑब्जेक्ट करने नहीं आ रहा है। उस समय सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो गार्जियन की होती है, और गार्जियन की भूमिका वो यहाँ पर होना चाहिए। सबसे पहली भूमिका होनी चाहिए बच्चे के स्वास्थ्य पर, कि बच्चा स्वस्थ रहे, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। बड़ी बात है। परीक्षा के दौरान बीमार नहीं होना चाहिए, बच्चा को बच्चे का स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण। दूसरी चीज ये है कि बच्चे के सामने वो परिस्थितियां पैदा करे, वो माहौल पैदा करे, घर से लेकर के कोशिश हो कि समाज में पढ़े लिखे लोग और हैं तो उनको भी ले, कि बच्चा बिल्कुल प्रफुल्लित रहे, जिससे कि अपने को वो रिहेबिलिट करते, मतलब अपने को एकदम से रिचार्ज कर सके। परीक्षा देने से पहले जब वो परीक्षा में जाएगा, केवल मैंने 2 ही चीजें बताई, इसके अलावा गार्जियन कुछ भी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जो दूसरा सुझाव ये है कि वो पढ़ाई के लिए ही प्रेशराइज ना करे कि हर जगह हमेशा उसको पढ़ाइए, इधर उधर घूम रहे हो वो उसको करो, ऐसा नहीं, उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दे। क्योंकि उसका, मेरा अपना निजी अनुभव ये है कि परीक्षा में बच्चा वही लिख पाता है जो उसने अध्ययन काल में पढ़ा है। डे बिफोर या डे बिफोर यस्टरडे जो तैयारी की, वो बच्चे से कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, बल्कि वो एक ओवर बर्डन हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा सुझाव यही है कि बच्चे का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बिल्कुल। बच्चे के मतलब स्वभाव को के आधार पर बच्चे के शारीरिक जितनी भी गतिविधियां हैं उन पर बेहतर तरीके से ध्यान रखते हुए उसे अधिक से अधिक आराम करने की जरूरत दें। अच्छा, ठीक है, बहुत जैसे ऐसे मैं यहाँ पे थोड़ा टोकूंगा, इसमें 1-2 सेकंड लेंगे कि जैसे ऐसा भी है तो क्या हुआ, साल भर तो बच्चा पढ़ा, शाम को थोड़ी देर के लिए खेलने चला गया। अगर थोड़ी देर के लिए खेलने चला है, इसमें वो एग्जर्शन में आ जाएगा, तो वो उसके उस दिन के लिए घातक होगा जिस दिन वो परीक्षा देने जाएगा। तो इन चीज़ों से उसे बचाना भी चाहिए। तो जैसा आपने बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, और इसी प्रश्न को मैं पुनः ज्ञानेश जी की तरफ ले जाना चाहूँगा कि पहले जैसे यूपी बोर्ड का लंबा कार्यक्रम होता था तो एक थकाऊ, उबाऊ और एक डराऊ तीनों माहौल रहते थे, और कभी कभी ऐसा भी महसूस होता था कि बच्चे बोर्ड परीक्षा के बाद उस एग्ज़ाम फोबिया से 1-2 महीने उबर नहीं पाते थे, और जब तक उबरने का समय होता था तब तक वो परिणाम का समय आ जाता था और फिर उन पर ऑटोमेटिक प्रेशर हो जाता था। तो इस तनाव को ना महसूस करें। परीक्षा के दौरान अभिभावक किस प्रकार की बातों का ध्यान रखें और बच्चे किस प्रकार की बातों का ध्यान रखें, आपका क्या कहना है? देखिए, जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया कि बच्चों के ऊपर जो परीक्षा का प्रेशर होता है, परीक्षा का दबाव होता है, उसको कम करने के लिए शिक्षक के साथ साथ माता पिता की भी अहम भूमिका रहती है। वो भी उसमें महत्वपूर्ण सहयोग करते हैं बच्चे का, और करना चाहिए। बच्चे को उसका परीक्षा का भय न हो, इसके लिए उसको समझाना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि बेटा पढ़ो, है ना, मेहनत करो, लेकिन थोड़ा रिलैक्स भी बीच में ले लो। रिलैक्स होने के बाद में फिर उसके बाद, मुझे ध्यान है कि मैं पहले जब परीक्षा होती थी तो मैं एग्जाम देने जाता था, तो ऐसे पढ़ रहे होते थे तो मम्मी कहती थी अब जाओ थोड़ी देर घूम आओ, बहुत देर से पढ़ रहे हो, थोड़ा खेलो तो 10-5 मिनट है ना, उसके बाद फिर आगे पढ़ो, तो इससे कि फ्रेशनेस आ जाती थी। तो परीक्षा का प्रेशर कम करने के लिए ये सब जो है वो होता है। तो उसके लिए यही है कि माता पिता को भी बच्चे को एज ए फ्रेंड ट्रीट करना चाहिए, और उसके ऊपर हमेशा प्रेशर नहीं बना रहना चाहिए कि लो नहीं तुम पढ़ नहीं रहे हो और तुम फेल हो जाओगे। इस तरह का कोई बच्चे के अंदर किसी तरह की ऐसी कभी भी निगेटिव
बात बच्चे से नहीं करनी चाहिए कि तुम पास नहीं होगे या फेल हो जाओगे, या पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। उसको बस पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रेरित, हाँ हाँ, उसको बहुत प्रेरित करने का काम करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात है कि हमारा बच्चा है, हम जानते हैं उसने प्रयास किया पूरे वर्ष, और जब उसका जीवन का पहला इम्तिहान आता है तो ना जाने क्यों हम अपने बच्चों से ही दूर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि शायद जो हम परीक्षाओं में नहीं कर पाए हमारे बच्चे वो करके दिखाएं। तो आपने जो बात कही कि हम बच्चों को एक सपोर्टिव माहौल दें, एक सकारात्मक माहौल दें, उन्हें बताते रहें कि तुम्हारा फोकस ये है, मगर ध्यान भी ये रखें कि वो अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को बचा के रखें। और इसी क्रम में मैं अब बात करूंगा विषयों से संबंधित छोटी सी चर्चा। मैं जानना चाहूँगा कि विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, इन विषयों के लिए क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अभी अभी कल परसों में ही एक सर्वे आया है, CBSE ने कराया था। उन्होंने पाया कि 40 से 50% बच्चे, 40 से 50% बच्चे शॉर्टकट में उत्तर लिखना शुरू कर दिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन पर जो भाषा चलती है, प्रश्न पत्र में 40 शब्दों में लिखा गया कि 40 शब्दों में इसका उत्तर दीजिए, और उन्होंने एक शब्द में निपटा दिया कि मैं इससे सहमत हूँ, आई एम एग्री। और आई एम एग्री जी हाँ। वो भी नहीं पूरा लिखते। एकदम शॉर्टकट। तो उन्होंने पाया कि इससे बच्चों की मार्किंग यानी कि अंकों का प्रतिशत गिरा है। और वो और भी सर्वे में ये पाया गया कि उन्होंने पाया है कि ये वही बच्चे कर रहे हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं आगे। तो उन्होंने अपना जो पैटर्न रहता है व्हाट्सएप पे संक्षिप्त शब्दों का, ये भी पाया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले रोहित जी से पूछना चाहूँगा कि अंग्रेजी आप पढ़ाते हैं, तो अंग्रेजी विषय कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पहाड़ के बराबर माना जाता था, जैसा कि था। तो हम चाहेंगे आप कुछ एक दो बातें बताएंगे, अंग्रेजी विषय की परीक्षा को देते समय बच्चों को क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, एक कॉमन सी बात तो पहले ये है कि कई बार ये हम लोग काफ़ी चेक करने भी जाते हैं, तो देखा हुआ भाई, सबने देखा है जी कई एक बहुत सामान्य सी गलतियां करते हैं बच्चे, हर सब्जेक्ट में करते हैं, जी केवल अंग्रेजी की बात नहीं है। जी कई बार क्या होता है, क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन लिखने में बेकार का टाइम बर्बाद करते हैं, जबकि उनको आंसर लिखना चाहिए। केवल हाशिया छोड़ने के लिए इतनी ड्राइंग बना देते हैं उसके ऊपर कि लगता है कि बड़ा कलाकारी कर, उसमें बहुत समय लगा देते हैं। फिर अंग्रेजी में क्या होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाकी तो कर लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी में खासतौर से स्पेलिंग मिस्टेक्स। हाँ, और लेखा जैसा भी होता है, राइटिंग, तो राइटिंग जितना अच्छा होगा हर सब्जेक्ट में वो तो काम करेगा उतना ही, उसी तरीके से उसका थोड़ा ध्यान रखें। और एक और चीज़ है, बच्चों से ये कहना है कि अभी एक इंसिडेंस हुआ था हमारे विद्यालय का, वो थोड़ा बताना चाहेंगे जी। भाई साहब को ध्यान होगा, 2-3 साल पहले एक बेटी थी, उसका एग्जाम छूट गया था। अच्छा। तो स्कीम जरूर पहले ध्यान पढ़ लें। उसके सारे पेपर 2 बजे से थे और एक पेपर उसका सुबह से था, उसने स्कीम ध्यान से नहीं पढ़ी और वो सुबह वाले पेपर उसका छूट गया। प्रवेश पत्र पे स्कीम लिखी आती है पीछे, पूरी लिखी होती है, और उसको देखना चाहिए। टाइम बच्चों को देखना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि उसने नहीं देखा और इतना सदमे में आ गई कि उसने उसके बाद सुसाइड कर लिया। अच्छा, उस बेटी ने सुसाइड कर लिया। तो पेपर देखें वो ठीक है, लेकिन स्कीम उससे पहले देख लें। और दूसरी बात है कि आप बोर्ड परीक्षा चाहे जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आपसे महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ज्यादा महत्वपूर्ण हो, परीक्षाएं हर साल होती हैं, परीक्षाएं हर वर्ष होती हैं। रिजल्ट आप जैसा चाहते हैं अगर वैसा नहीं भी आ रहा है तो ये दुनिया की आखिरी परीक्षा नहीं है, इसका मौका आपको फिर भी मिल सकता है जी। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि आप ज्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा आपसे कम महत्वपूर्ण है, कम से कम ये जरूर ध्यान रखिए। और बाकी सामान्य चीजें हमारे जो टीचर्स बताते हैं उनका ध्यान रखिए। अनसॉल्व्ड पेपर
जो बच्चे अच्छी मार्किंग चाहते हैं, अगर अनसॉल्व पेपर का इस्तेमाल करते जी। हैं तो उनको बहुत उससे सुविधा मिलती है। पेपर वाला ही पूरा माहौल उनको मिल जाता है। हम तो अपने विद्यालय में बताते हैं, अनसॉल्व को आप घड़ी लगा करिए, 3 घंटे के पेपर आप 2 घंटे 2.5 घंटे में करने का प्रयास करिए, आपको कोई बर्डन आएगा ही नहीं। बिल्कुल। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अभिभावक और बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो अभिभावक का पूरा सहयोग लें, अभिभावक बच्चों की पूरी देखरेख रखें। किसी भी काम से बड़ा इस समय काम आपका है, क्योंकि आपके बच्चे की परीक्षा है। ऐसी स्थिति में आप बच्चे, जैसा कि अभी चर्चा के विषय में आया कि सबसे पहले परीक्षा नाम से सबसे पहले डेट शीट देखें, स्कीम जिसको बोलते हैं, और उसके बाद में डेट शीट में टाइम ये भी देख लें। ये और जहाँ तक हो, क्योंकि आजकल ये व्यवस्था हो गई है कि एक अगर डेट शीट आपके पास आ जाती है तो बेहतर है कि उसकी फ़ोटोकॉपी करा करके घर में 2-4 जगह पर आप लगवा दें, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। दूसरी चीज़, कोशिश करें कि घर में कोई भी व्यक्ति बाहर घूमने की अपने कम से कम व्यवस्था रखे, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो बच्चा घर पर रह जाएगा उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, वो उतनी लगन से परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएगा जितनी कि उसे करनी चाहिए थी। तीसरा, मैंने पहले भी बताया, थोड़ा स्वास्थ्य का उसका बिल्कुल ध्यान रखें। खेल कूद के लिए बंदिश न करें, लेकिन अधिक खेल कूद में भी न जाने दें। जो शारीरिक मेहनत का हो उसके से बिल्कुल उसको बचाए रखें। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शाम के समय उसे समय से सुलाएं और सुबह उसे समय से जगाएं। अपने आप बच्चा जगता है, अच्छी बात है, बच्चे को भी चाहिए, और नहीं तो गार्जियन जो है वो उसमें उसकी मदद करे। मेरा विचार है ये इतना अपनाने से काफी पर्याप्त होगा। गणेश जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये 10th के बच्चों को मुख्य रूप से ये कहना चाहूँगा कि आजकल उनके लिए एक नया है OMR शीट। तो OMR शीट बच्चे जब भर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग न हो, और जो नाम लिखा जाएगा बच्चे का वो कैपिटल लेटर में अपना ऊपर नाम लिखें, और रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर जो खाने बने हुए हैं उनमें भरा जाएगा, और उनको नीचे ब्लैक बॉल पेन से उनको काला करें, और जेल पेन का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो पसीने से छूट भी जाता है, इधर उधर बह जाता है। तो ब्लैक बॉल पेन का प्रयोग करें बच्चे, और बिल्कुल देख करके साफ सुथरी उसको OMR शीट को भरें, क्योंकि हम 9th में भी इसका प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्योंकि पहली बार बोर्ड में आ रही है 10th में OMR शीट। 20 प्रश्न आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं वो OMR शीट पर करना है। यूपी बोर्ड में भी ये इसीलिए आया है, 20 मार्क्स का जो है वो ऑप्शनल है, जो बहुविकल्पी प्रश्न है, इसलिए कि अधिक से अधिक बच्चे पास हों, है ना। तो 20 नंबर आपको OMR शीट पर बहुविकल्पी करने हैं। जो विकल्प सही है उसको ब्लैक करना है, उसको देख करके बच्चे को। तो ये मेन पॉइंट है बच्चों के लिए। और साइंस में मैं मुख्य रूप से कहना चाहूँगा साइंस के विद्यार्थियों के लिए कि वो साइंस में जहाँ भी कोई टॉपिक है उसका चित्र अवश्य बनाएं, चित्र को बना करके उसकी मार्किंग करें, चित्र की लेबलिंग करें उसको, और उसको उसके बारे में फिर उसमें लिखें। ऐसे यदि केमिस्ट्री है और तो उसमें रिएक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप अभिक्रिया लिखते हैं, जब आपने लिख दिया उसके बारे में तो उसकी रिएक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सभी को बोर्ड परीक्षा के लिए भय रहित, तनाव रहित वातावरण में बच्चों को परीक्षा देनी है, और सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने जानने की कोशिश की कि परीक्षा और परीक्षा से जुड़े लोग, ये अपने आप में सभी की जिम्मेदारी है। मेरा बच्चा अगर पेपर देने जा रहा है तो घर में हमारे माँ की भी जिम्मेदारी है, पिता की भी है, भाई की भी है, बहन की भी है, कि जो स्कीम वाला प्रकरण बताया, बड़ी महत्वपूर्ण बात होना चाहिए कि आज बच्चे का कब पेपर है और किसका पेपर है, क्या पढ़ रहा है वो। साथ ही उसके स्वास्थ्य के संबंध में बहुत सारी बातों पे चर्चा हुई, और आशा करते हैं कि हम अगले वीडियो में और भी इस परीक्षा से जुड़े, शिक्षा से जुड़े बहुत सारे श्रृंखलाओं का कार्यक्रम करेंगे। आपको अगर अच्छा लगा हो इसको करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे अगले वीडियो आपके साथ, आपके बहुत सारे दोस्तों के पास और उनके पास जो संभवतः जो
अभिभावक से, शिक्षक से, किसी से भी कहने से डरते हैं, शायद है उनकी बात को छूने का प्रयास किया है। और आए हुए सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।